एनालिसिस कर सकते हो तो मुझे बताया करो। लेकिन इंशाल्लाह मैंने एक मतलब एक सोच रखी है ना कि फॉर एग्जाम्पल जनरल पेथोलॉजी में 4 चैप्टर है तो हम इसको विद इन 10 डेज खत्म करना है, ठीक है। स्पेशल पेथोलॉजी के साथ में स्पेशल फार्माकोलॉजी के साथ में थोड़ा सा रहता हूँ, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या है यानी पेथोलॉजी में मैं फिजियो कवर करता रहता हूँ, ठीक है। जो चीजें फिजियो की होगी वो मैं पेथोलॉजी के साथ करूँगा, वो एवरी सैटरडे को टेस्ट होगा, एवरी सैटरडे को टेस्ट होगा और हर बंदे को मैं टास्क दूंगा, ठीक है। हर एक बंदे को 5 मिनट की टास्क दूंगा, वो यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, वो मैं फिर नॉमिनेट करूँगा कौन कौन, ठीक है। चले जी, अब तो आज से हम स्टार्ट करते हैं सेल्स साइकिल के बारे में। ये वाला टॉपिक जो है दिस इज फॉर पेथोलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री बोथ, ठीक है। सेल साइकिल अभी पढ़ाऊंगा तो फिर बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, उसमें नो नीड टू रिवाइज। ये जनरल पेथोलॉजी का एक टॉपिक बनता है और ये बायोकेम का भी टॉपिक है, सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल से लास्ट टाइम जो एमसीक्यू रहते हैं, सेल साइकिल से भी एमसीक्यू 1 या 2 एमसीक्यू आ सकते हैं, तो ये टॉपिक जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल के अंदर कुछ स्टेप्स वो आप लोगों ने याद रखने हैं। सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स, एक को कहते हैं इंटरफेस, ये लिखे हम इंटरफेस, और एक को कहते हैं माइटोसिस। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 हेडिंग्स, इंटरफेस एंड माइटोसिस। इंटरफेस के अंदर फिर 3 चीजें हैं, एक को हम कहते हैं G1 फेस, इसको हम G1 फेस कहते हैं, मैं समझा तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। एक को जनाब कहते हैं S फेस, एक को हम कहते हैं जनाब G2 फेस। These 3 are the phases in case of interface। कल का कोई आप लोगों से पूछे कि इंटरफेस के अंदर कितने चीजें हैं, there are 3 things inside interface। These are the 3 phases included inside the interface। ये अलग एक एमसीक्यूज है। All of the following are the phases of interface except, ये तीनों इंटरफेस के अंदर आते हैं, इसके अलावा जितने भी फेजेस है ना वो इंटरफेस के नहीं होंगे। जिस तरह टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज वो फिर माइटोसिस के अंदर आएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने ये चीजें बतानी है, इसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज ये सबको पता है, लेकिन जो G1 फेज, S फेज और G2 फेज है ना, दे आर द फेजेस इनसाइड ऑफ इंटरफेस। क्लियर है? अब इधर देखिए, फॉर एग्जांपल G स्टैंड फॉर गैप, G स्टैंड फॉर गैप, यहाँ पे जो कैपिटल G का मतलब है ना गैप, तो सबसे पहले आप लोगों से कोई पूछे व्हाट इज मीन बाय G1, इट इज कॉल्ड गैप 1 फेज, उसको क्या कहते हैं, गैप 1 फेज। S स्टैंड फॉर सिंथेटिक, ये लिखो सिंथेटिक। कोई बंदा आप लोगों से कहते हैं व्हाट इज मीन बाय S फेज, इट इज कॉल्ड सिंथेटिक फेज, ठीक है। तो देखो गैप 1 फेज, synthetic phase and gap 2 phase, these 3 are the phases inside of interface। क्लियर है? अब इधर देखें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना सेल साइकिल, सेल साइकिल का मतलब है कि एक साइकिल बनता है। फॉर एग्जांपल ये साइकिल बना है, हाँ G1 फेज, मैं समझा तो S फेज, G2 फेज, M फेज, G0, ये बना कर मैं समझा तो दिस कॉल्ड सेल साइकिल स्ट्रक्चर। सेल साइकिल इसको कहते हैं। अब मैं बता दूं कि ये कैसे बनता है और इसके अंदर इस अपने जीवन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, वो हम अभी बताएंगे। इसको कहते हैं सेल साइकिल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग ऑलरेडी पता है कि G1 को हम गैप 1 फेज कहते हैं, S को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फेज, ये गैप 2 है, इसको गैप 0 कहते हैं। गैप 0 इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल साइकिल, याद रखना है। गैप 0 जो है ना वो सेल साइकिल का हिस्सा नहीं है, इसलिए देखिए ये पूरा एक साइकिल बनता है, लेकिन जो G0 है उसको मैंने बाहर निकाला है। ये भी कंफ्यूजन के लिए वो एमसीक्यू में पूछेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ सेल साइकिल एक्सेप्ट G0 इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल साइकिल, याद रखना है। G0 या G0 ये सेल साइकिल का कंपोनेंट नहीं है, याद रहेगा।
अब क्वेश्चन ये है ना कि हमने कंसेप्चुअल ये याद रखना है कि सेल साइकिल के अंदर जो ब्रॉड हेडिंग है वो कितने हैं, वो दो, इंटरफेस एंड माइटोसिस। तो इंटरफेस देखो G1 से लेके S तक आना और S से लेके कहां तक जाना, और G1 S and G2 this whole part is known as interface। इसका मतलब क्या है, इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस के अंदर तीन चीजें है ना, G1 S and G2। ये G1 जो आएगा, S आएगा और G2, यहाँ तक जितना भी सिनेरियो या यहाँ तक जितने भी इवेंट्स होंगे ना साइकिल के अंदर वो किस में आएंगे, इंटरफेस में आएंगे। समझ आ गई ना। लेकिन इसके बाद इसमें इनका मतलब क्या है, माइटोसिस। तो इंटरफेस माइटोसिस फिर स्टार्ट, फिर इंटरफेस फिर माइटोसिस, तो इस तरह एक साइकिल चलता रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। अब देखो इस साइकिल का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स है, हर एक सेल अपने तरीके के साथ प्रोलिफरेट होता है। प्रोलिफरेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होता है। तो कुछ सेल है वो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ सेल है वो वेरी स्लोली मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ सेल है वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोलिफरेशन पोटेंशियल, सेल की डिफरेंट प्रोलिफरेशन कैपेसिटी है। सेल को हम डिवाइड करते हैं तीन टाइप्स में, टाइप्स ऑफ सेल लेंगे, टाइप्स ऑफ सेल डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, प्रोलिफरेशन। सेल की जो प्रोलिफरेशन या मल्टीप्लिकेशन कैपेसिटी है ना, उसकी बेस पे हम सेल की कुछ क्लासिफिकेशन बताते हैं। वो कितने टाइप्स के हैं, तीन। यहाँ से क्यों लाएंगे, अब मैं बता दो। वन इज कॉल्ड लेबाइल सेल, एक को क्या कहते हैं, लेबाइल सेल जनाब, एक को कहते हैं स्टेबल सेल, another is known as permanent cell। This is very high yield topic for the paper, permanent cell। ये तीन किस्म के सेल है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोलिफरेशन। ठीक है, बॉडी के अंदर जितने भी सेल है ना वो कहीं ना कहीं इन तीन हेडिंग में हम पुट कर देते हैं। समझ आ गई ना। अब मैं बताता हूँ कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब और इसका, आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों सेल्स को एक्सप्लेन करने से पहले वी हैव टू फोकस ऑन द सेल साइकिल। ये सेल साइकिल का मतलब क्या है, अब इधर देखिए। अब आइडिया में लेता हूँ, यहाँ पे एक सेल है इस तरह, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल। ये सेल अब किस फेज में है, गैप 1, वेरी गुड, G1 के अंदर सेल ने क्या करना है, G1 के अंदर सेल खुद को प्रिपेयर करेगा ताकि मैं आगे क्या कर सकूं, मल्टीप्लाई कर सकूं। समझ आ गई कि नहीं। सेल चाहेगा कि मैं हर वो चीज अपने अंदर प्रिपेयर करूं जो आगे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो, जरूरी हो। समझ आ गई ना। तो इसको हम कहते हैं असल में G1 फेज, इसका प्रिपरेटरी फेज फॉर द सेल। इसके अंदर सेल अपने लिए क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। प्रिपरेशन फॉर व्हाट, टू ऑन फॉर द एसेंशियल प्रोटीन, एसेंशियल एंजाइम, वो एंजाइम वो प्रोटीन जो आगे सेल को प्रोलिफरेट होने में मदद देगा, वो प्रोटीन वो एंजाइम सेल अपने लिए प्रिपेयर करेगा किस फेज के अंदर, G1 फेज के अंदर। समझ आ गई ना। तो हम कहते हैं ना कि G1 को हम एक्चुअली प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। ये सिनोनिमस वर्ड्स में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रिपरेटरी फेज कौन सा है, G1। प्रिपरेटरी फेज का मतलब ये है ना कि इसके अंदर सेल अपने लिए जो है ना रिक्वायर्ड प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है ना, रिक्वायर्ड एंजाइम्स बनाएंगे, ठीक है ना, एटसेट्रा। जितने भी चीजें आगे सेल को मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए ना, वो अपने लिए सेल कहाँ पे मतलब बनाएंगे, G1 फेज के अंदर। समझ आ रही है कि नहीं। अब इधर देखिए, जब सेल यहाँ पे सब कुछ चीजें जो है ना, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल देखो, सेल जो है ना इस तरह, सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर DNA है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले अगर जीन जो है ना जेनेटिक मटेरियल को हम डुप्लीकेट ना करें, रिप्लिकेट ना करें, कैन सेल मल्टीप्लाई, नो। किसी भी सेल को मल्टीप्लाई करने से पहले उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं ना उसकी रेप्लिकेशन होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि G1 फेज के अंदर जो है ना सेल ने हर वो चीज तैयार रखनी है फॉर द रिप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक्स या DNA को रिप्लिकेट करने के लिए सेल को जितनी इसेंशियल चीजें रिक्वायर्ड होगी ना वो सेल कहाँ पे प्रिपेयर करेगी, G1 के अंदर। समझ आ गई कि नहीं। अब जब यहाँ पे सेल ने कहा क्या अभी मैं प्रिपेयर हूँ, अब मेरे पास हर वो चीज है जो इस DNA को रिप्लिकेट करने के लिए इनफ है,
तो वो G1 से किसकी तरफ आएगा, S की तरफ। अब S को एंटर होने से पहले यहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है, उसको कहते हैं जनाब चेक पॉइंट। क्या कहते हैं, चेक पॉइंट का मतलब ये है ना, यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, वो कहते नहीं तुमने G1 से डायरेक्ट S फेज में नहीं जाना है, जब तक मैं चेक ना करूं कि आपके पास वो चीजें है जो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए चाहिए कि नहीं है। अगर सेल के पास वो रिक्वायरमेंट पूरी ना हो जिस पे वो डीएनए रिप्लिकेट करे, तो ये चेक पॉइंट उसको आगे जाने नहीं देगा। समझ आ गई कि नहीं। अब एमसीक्यूज है, व्हाट इज द चेक पॉइंट टू चेक either the cell is able to enter S phase or not, that is one of the protein known as cyclin। उसको क्या कहते हैं, साइक्लिन। साइक्लिन एक प्रोटीन है, ठीक है ना, लेकिन जो है ना साइक्लिन जो है ना, साइक्लिन ये प्रोटीन है, ये कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, दे आर कॉल्ड काइनेसिस। कौन से एंजाइम, काइनेसिस। काइनेस आर द एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम होता है, उसका नाम है काइनेस। ये काइनेस असल में चेकर है, ये काइनेस चेक करने वाला बंदा है कि भाई मैं इस सेल को आगे जाने दूं या ना दूं, लेकिन इस काइनेस को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी चीज चाहिए, साइक्लिन। इसलिए ये काइनेस किस चीज पे डिपेंडेंट है, साइक्लिन। इसलिए उसको बुक के अंदर कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। उसको क्या कहते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट ऑफ काइनेसिस, सीडीके। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स that is required for the checkpoint in case of if the cell go from G1 into S phase। बस सही याद रखना है। तो पेपर में इस तरह आएगा, which of the following is required for the checking of G1 to S, cyclin dependent proteases, cyclin dependent endonucleases, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आंसर शुड बी cyclin dependent काइनेसिस। क्लियर है कि नहीं है। अब क्वेश्चन ये है ना, जब इस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस ने इसको पास कर दिया कि भाई यू आर ओके, यू हैव टू गो, तो फिर इस एस फेज के अंदर जब सेल आएगा ना, वहां पर सेल के जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेट हो जाएंगे। तो एक डीएनए से कितने बनेंगे, 2। अभी 1 से 2 का बनना, अब ये डिस्ट्रक्शन है या सिंथेसिस है, इसलिए इसको हम सिंथेटिक फेज कहते हैं। समझ आ गई कि नहीं। इस फेज को सिंथेटिक फेज इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर किसी भी सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उससे कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। समझ आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे ये एमसीक्यूज रट लो भाई पेपर में, इस फेज के अंदर सेल साइकिल में डीएनए रिप्लिकेशन होता है। बस ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मीन डबलिंग, जो एक डीएनए से हमने 2 बनाना है ना, सेल साइकिल के अंदर किस फेज में इवेंट होगा, आंसर इज एस फेज। किसी भी सेल के अंदर डीएनए से 1 से 2 का बनना, ये सेल साइकिल के अंदर किस फेज में होगा, एस फेज में होगा। समझ आ रही क्या नहीं। अब इधर देखिए, यहाँ पर सेल ने क्या कर दिया, सेल ने अपने डीएनए को डबल कर दिया। अब सेल के पास अभी डीएनए तो डबल हो गया, लेकिन सेल ने तो पूरा का पूरा डिवाइड होना है। अब न्यूक्लियस के अंदर इवेंट हो गया, अब इस मेम्ब्रेन को भी कितने में डिवाइड करना है, 2 में। जीवन के अंदर जब सेल पड़ा था ना, तो सेल ने हर वो चीजें प्रिपेयर की है जो सेल की किस चीज के लिए रिक्वायर्ड थी, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए। तो फिर एस फेज में आ गया। अब इसके बाद जब उसने रिप्लिकेशन कर ली है, तो फिर अब सेल आगे खुद को पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा, ताकि उसमें अपना मेम्ब्रेन कितने में डिवाइड करे, 2 में डिवाइड करे। उसके लिए फिर कुछ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होगी कि नहीं, दैट इज अकरिंग इन G2 फेज। समझ आ गई कि नहीं। क्वेश्चन ये है ना कि G का जहां पे भी वर्ड डाले, G1 या G2, बोथ आर प्रिपरेटरी फेजेस। दोनों क्या है, प्रिपरेटरी फेज है। G1 वो प्रिपरेटरी फेज है जिसमें सेल डीएनए रिप्लिकेशन के लिए चीजें बनाता है। G2 वो फेज है जिसमें सेल खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए प्रिपरेशन करता है। समझ आ गई कि नहीं। अब इधर देखें, इसको क्या कहते हैं, इस ये G1 फेज जो है ना, ये इस फेज से पहले है या आगे है, मतलब इससे पहले आता है ना, तो इसका मतलब है कि G1 को दूसरे वर्ड में हम प्री सिंथेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इस फेज का नाम क्या है, एस मीन सिंथेटिक। तो देखो ये G1 तो एस से आगे है ना, ये प्री है कि पोस्ट है, तो देखो G1 इज कॉल्ड प्री सिंथेटिक फेज, G2 इज कॉल्ड पोस्ट सिंथेटिक फेज। इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को कंसेप्ट होना चाहिए का मतलब क्या है। तो प्री सिंथेटिक फेज मीन G1, इसके अंदर हर वो प्रिपरेशन होती है सेल के अंदर जो सेल की डीएनए रिप्लिकेशन के लिए चाहिए।
और पोस्ट सिंथेटिक मीन G2 के अंदर हर वो प्रिपरेशन होगी जो पूरे के पूरे सेल को डिवाइड करने के लिए चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पर जब वो सेल क्या करेगा, हाँ प्रिपरेशन करेगा, तो जब वो हर एक चीज प्रिपेयर करेगा कि इस पर वो सेल डिवाइड हो सके, तो वो किस में जाएगा फिर? माइटोसिस में। और माइटोसिस आपको पता है कि इसमें फिर सेल में क्या करना है? डिवाइड करना है। समझ आ रही है कि नहीं? तो एंटर हुआ था एक सेल, एट द एंड बनेंगे 2 सेल। इस साइकिल के जरिए फिर वो 2 सेल आगे जीवन में आएंगे और 2 से फ्यूचर में 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। तो इस तरह सेल अपने आप को क्या करता रहेगा? मल्टीप्लाई करता रहेगा। समझ आ रही है कि नहीं? एमसीक्यूज बताता हूँ। सेल साइकिल के अंदर किस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन हो सकती है? आंसर है सेल साइकिल के अंदर किस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन के लिए प्रिपरेशन होती है? G1 फेज। सेल साइकिल के अंदर मल्टीप्लिकेशन फॉर द होल सेल के लिए प्रिपरेशन क्या होती है? G2 फेज। सेल साइकिल के अंदर इंटरफेज में कितने चीज आ सकते हैं? 3, G1 S एंड G2। समझ आ गई कि नहीं? इधर देखो, यहाँ पे सेल टाइम लगाएगा कि नहीं लगाएगा? फिर यहाँ पे आने में टाइम लगेगा, यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन में टाइम लगेगा, फिर यहाँ पे जाने के लिए टाइम, और वहाँ पे प्रिपरेशन में भी टाइम लगेगा। जब एवरीथिंग प्रिपेयर हो जाए तो फिर मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगेगा या जल्दी हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। तो याद रखें, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज इंटरफेज, प्रिपरेशन। इंटरफेज इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन। समझ आ रही कि नहीं? मतलब है कि ये याद रखें एमसीक्यूज में, ये लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये सेल साइकिल के अंदर लॉन्गेस्ट फेज है। इंटरफेज के अंदर G1 से लेके G2 तक सेल बहुत सा टाइम लगाएगा, घंटों के घंटों लगाएगा, लेकिन वंस सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा तो एम फेज में जाकर वो जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? इसका एग्जांपल ये है, अभी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, 2 महीने है, डाई है, यहाँ से लेके आप प्रिपरेशन पे लगे हो। ये इंटरफेज अब ये प्रिपरेटरी फेज है आप लोगों का। समझ आ रही कि नहीं? यहाँ पर आप लोगों ने प्रिपेयर किया, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है? टेस्ट सेशन लेना है। ये सिंथेटिक है, समझ आ गई ना? ये सिंथेटिक टेस्ट सेशन है। इसके बाद आप लोगों ने ठीक यार मैं तो कर सकता हूँ, और भी थोड़ा सा तैयार करें ताकि ब्रेक एग्जाम के लिए, तो फिर प्रिपरेशन शुरू की, ठीक है ना? और लास्ट में जब एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम आ जाता है और माशाल्लाह आप लोग प्रिपेयर कर लोगे ना, तो जितना चीज आप लोग बैक ऑफ द माइंड 6 सालों में पढ़ा होता है, वो एट द एंड ऑफ 3 आवर्स के अंदर जो है ना पेपर हो जाता है। तो मतलब पेपर का लेंथ तो सिर्फ 3 घंटों का होता है, लेकिन उस 3 घंटों के लिए 6 साल पढ़ना पड़ता है। समझ आ रही कि नहीं? तो मतलब क्या बना, जो प्रिपरेटरी फेज है इंटरफेज, ये ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू माइटोसिस फेज। अब देखिए शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज माइटोसिस। ये एमसीक्यू आता है पेपर में। शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज, शॉर्टेस्ट फेज सेल साइकिल के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट फेज क्या है? वो माइटोसिस है। एक एमसीक्यूज ये है, वो बंदा टॉप करेगा, वो बंदा पास होगा जिस बंदे को की पॉइंट्स आते हैं। बस ये नहीं, सेल साइकिल महीने बाद हर एक सेल भूलेगा, क्योंकि कल हम और चीजें पढ़ेंगे, परसों और पढ़ेंगे, लेकिन किसी चीज के अंदर जो की पॉइंट्स बताता वो याद रखने का बस, ताकि आप लोगों के बाद में एमसीक्यूज के काम आ जाए। तो शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द होल सेल साइकिल इज माइटोसिस। अब ना देखें, फॉर एग्जांपल अब हम ये कहते हैं ना, अगर देखो यहाँ पर सेल आया था, यहाँ पे माइटोसिस के बाद डिवाइड हो गया, अब 2 चांसेस है। चांसेस ये है कि वो सेल माइटोसिस के बाद डायरेक्ट G1 में आ जाए, या वो सेल किधर जाए? G0 में चला जाए। समझ आ गई कि नहीं? माइटोसिस के बाद फॉर एग्जांपल हमने सेल को यहाँ पे लाया था, अब सेल मल्टीप्लाई हो गया है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आफ्टर माइटोसिस आइदर द सेल हैज टू गो G0 और द सेल हैज टू कम बैक टू G1। क्लियर है? बॉडी के अंदर 3 किस्म के सेल्स है, 2 किस्म के। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक सेल आया था, चल वो सेल कहाँ पे चला गया? या वो सेल कहाँ पे आया? 2 पॉसिबिलिटीज है ना। अब देखे, ये सेल फिर आगे मल्टीप्लाई होगा और फिर इस तरह आएगा ना। बॉडी के अंदर वो सेल जो कंटिन्यूअसली इस साइकिल के अंदर घूमते हैं, लेकिन कभी भी जिंदगी के अंदर वो कहाँ नहीं जाते? G0। A type of cell in the body which always continuously multiply but cannot go out of the cell cycle। जो सेल साइकिल से बाहर हो ना जाए, it is called labile cells। उसको क्या कहते हैं? labile cells कहते हैं। तो देखो the cells, इसकी डेफिनेशन देखें।
Unit the cells which is continuously multiply and cannot go into G naught. Very important point. वो सेल्स जो कभी भी साइकिल से आउट होके जी नॉट में ना जाए, लेकिन आज का टाइम इस साइकिल के अंदर कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करे, दैट इज नोन एज लेवाइल सेल्स. क्लासिकल एग्जांपल इज एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्किन. याद रखना है, स्किन सेल जो है ना, these are लेवाइल सेल्स. स्किन सेल्स, जो स्किन का सेल है ना, एपिथेलियल सेल इसको हम कहते हैं. These are the classical example of labile cells. Cells of the GIT. Cells of GIT, gastrointestinal tract, digestive system के जितने inner lining की सेल है ना, they are labile cells. Cells of genitourinary system या urinary system, जो bladder, urethra, ureter, इसके जितने भी सेल है, they are labile cells. Cells of genitourinary system. क्लियर है जी. ये तीन किस्म के सेल है जो कंटिन्यूअसली इस साइकिल के अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कभी भी वो जी नॉट फेज में नहीं जाते. समझ आ गई कि नहीं? आप इधर देखें, अब कुछ सेल है कि वो एम फेज के बाद कहां पे जाते हैं, जी नॉट. अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है. अगर सेल जी नॉट में आया ना, फिर पॉसिबिलिटी ये है कि जी नॉट से वो कहां पे लीड कर सके, G1. और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो जिंदगी भर कहां पे रहे, जी नॉट में रहे. समझ आ गई कि नहीं? तो जो सेल जो जिंदगी भर के लिए जी नॉट के अंदर रह जाए, आया वो फ्यूचर में कभी मल्टीप्लाई करेंगे नहीं. द सेल व्हिच आर ऑलवेज रिटेन इन द जी नॉट एंड नेवर मल्टीप्लाई इन द परमानेंट सेल्स, उसको क्या कहते हैं, परमानेंट सेल्स कहते हैं. पहले को द सेल्स, समझ आ रही है कि नहीं? कब द सेल्स which always retain in G naught phase, वो सेल जो हमेशा हमेशा के लिए जी नॉट में ही रह जाए, बाद में उसको जीवन में आने की कोई जो है ना जहमत ना पड़े, वो क्या है, वो परमानेंट सेल है. समझ आ गई कि नहीं? तो इस किस्म के सेल की फर्दर मल्टीप्लिकेशन की चांसेस नहीं होती. परमानेंट सेल के वही एग्जांपल रट ले पेपर में. वो कौन कौन से? एनीवन रेज योर हेड. हाँ, वेरी गुड. वन इज कार्डियक सेल, ठीक है, और न्यूरोनल सेल या न्यूरॉन, और मसल, कौन से? मस्कुलर, स्केलेटल मसल. वेरी गुड, याद रखना ये तीन. एक और आरबीसी, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से एक एमसीक्यूज पक्का होता है. मैं बता दूं इसका नमूने किस तरह है. सीएनएस नमूने क्या है, सीएनएस. वैसे सीएनएस के सेल परमानेंट है कि लेवाइल है? न्यूरॉन परमानेंट है ना, तो उस सीएनएस के देखो नमूने बनते हैं. सी मीन कार्डियक सेल. सी का मतलब क्या है, कार्डियक सेल, न्यूरॉन्स एंड स्केलेटल मसल. समझ आ गई कि नहीं? और लास्ट में आप लोग एक क्या लिखे, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स. These four are the classical examples of permanent cells. ये सेल जो है ना, जब एक दफा जी नॉट में जाए तो वो कभी भी फिर जीवन में नहीं आते. ये सेल फ्यूचर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. समझ आ गई क्या है? ओके. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जो नंग वाले बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, सारे गलत करके आते हैं, ठीक है ना? समझ आ गई क्या नहीं? वो आप लोगों से इस तरह नहीं पूछेंगे कि न्यूरॉन इज विच टाइप ऑफ सेल, इतना तो इजी नहीं देंगे ना. वो कहेंगे जनाब एक बंदा है, उसको स्केलेटल मसल की कोई प्रॉब्लम थी, सेल जो है ना वहां से मर गए. अब अकॉर्डिंग टू द सेल साइकिल जो स्केलेटल मसल्स के सेल है ना, वो हम कहां पे रखते हैं, परमानेंट सेल पे. व्हाई परमानेंट सेल कैन नॉट अंडरगो हाइपरप्लेजिया, उसकी नंबर कभी भी इंक्रीज नहीं होती. ये याद रखना है. एक और पॉइंट, व्हाट इज हाइपरट्रोफी? सेल very good. Increase in the cell size is called hypertrophy, or increase in the cell number is called hyperplasia. All permanent cells undergo hypertrophy, but they will never ever undergo hyperplasia. ये golden sentence लिख लें. समझ आ गई क्या नहीं? All permanent cells
शाबाश, ये गोल्डन सेंटेंस है जो पेपर में बहुत हेल्प देगा। ऑल परमानेंट सेल्स अंडरगो हाइपरट्रोफी। ऑल परमानेंट सेल्स अंडरगो हाइपरट्रोफी बट दे नेवर अंडरगो हाइपरप्लेजिया। इसके अंदर हाइपरप्लेजिया नहीं हो सकती। जितने परमानेंट सेल है ना, इसमें हाइपरट्रोफी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सेल एडाप्टेशन, लेकिन इसके अंदर हाइपरप्लेजिया नहीं हो सकता। अब लेके विकास, ये विकास वाला वर्ड किससे पूछो किसी को नहीं आएगा, समझ आ गए कि नहीं भाई? कोई बंदा आगे से ये भी पूछ सकता है कि इन किस्म के सेल में हाइपरप्लेजिया होता क्यों नहीं है? बिकॉज परमानेंट सेल लैक्स स्टेम सेल्स। इसके अंदर क्या नहीं है? स्टेम सेल नहीं है। स्टेम सेल वो सेल होता है जो किसी भी मतलब अपने आप से किसी भी किस्म के और सेल बना सकते हो, ठीक है ना? स्टेम सेल अपना प्रोलिफरेशन करा सकते हैं कि नहीं? स्टेम सेल कैन प्रोड्यूस मल्टीपल नंबर ऑफ सेल और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल को क्या कहते हैं? हाइपरप्लेजिया। तो चलो अब एक और एमसीक्यू आता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हाइपरप्लेजिया? आंसर इज हर उस सेल में हाइपरप्लेजिया होगा जिस सेल के पास क्या हो? बस ये एमसीक्यू बन गया, ठीक है ना? कि भाई हाइपरप्लेजिया के पीछे रीजन क्या है? वहां पे हाइपरप्लेजिया के लिए जरूरी क्या होना चाहिए? स्टेम सेल होनी चाहिए। परमानेंट सेल में हाइपरट्रोफी होती है लेकिन उसके अंदर हाइपरप्लेजिया नहीं हो सकती। आंसर इसका यह है क्योंकि इस किस्म के सेल के पास क्या नहीं है? स्टेम सेल नहीं है। समझ आ गई बात? ठीक है नहीं? ये इसको बिल्कुल जिस तरह सर कभी दोबारा कहते हैं डबल स्टार लगाए, समझ आ गई कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? स्टेम सेल पे क्वेश्चन पूछे लोग तो ज्यादा नहीं आते, ठीक है ना? अब इधर देखें, ये समझ आ गई कि नहीं? ओके चलिए आप लोगों ने बताना। एक सेल का वो जीवन में आया, इससे होते हुए एम फेज में चला गया और फिर डायरेक्ट दोबारा जीवन में आया और जी नॉट को उसने देखा नहीं। कौन सा सेल थी? एक सेल का वो जीवन से होते हुए एम फेज में चला गया और फिर जी नॉट में जाकर हाइड रहा और पूरी जिंदगी तक। क्लियर है? अब इधर देखिए, एक सेल का वो जीवन से स्टार्ट हो गया था, कहाँ पे चला गया? जी नॉट में। जी नॉट में बैठ गया, ठीक है, लेकिन बाद में उसको बाद से हमने जगाया है, स्टिमुलस दिया है और स्टिमुलस देने के बाद वो क्विकली कहां पे आया? G1। ठीक है ना? तो देखो the cell which enter G naught but on giving stimulus इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। On giving stimulus, it back into G1। बस इसको हम कहते हैं स्टेबल सेल्स। ऐसे सेल जो जी नॉट में चले जाए उसको अगर हम स्टिमुलस प्रोवाइड करें तो फिर कहाँ पे आ सकते हैं? G1 में आ सकते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्टेबल सेल्स कहते हैं। और ऐसे सेल के वो जी नॉट में जाकर उसको जितना भी हम स्टिमुलेट करें लेकिन वो कभी भी जीवन में न आ जाए तो क्या है? सो वो मुझे दो किस्म के सेल बताओ जो वो जी नॉट का जो है ना, मतलब है कि पिक्चर देख सकते हैं, जी नॉट में जा सकते हैं। स्टेबल एंड परमानेंट है। स्टेबल और परमानेंट दोनों जी नॉट में जा सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा बंदा जो जी नॉट का ही रह जाए कभी वापस ना आ जाए तो क्या है? परमानेंट है। और ऐसा बंदा के स्टिमुलस देने के बाद आ ही जाए तो उसको क्या? इसका एग्जांपल है हेपेटोसाइट्स। जो आप होते हैं पेपर में, हेपेटोसाइट्स इज एग्जांपल ऑफ स्टेबल सेल। हेपेटोसाइट्स आर द स्ट्रक्चरल सेल्स ऑफ लिवर। इसका लिवर का ऊपर लिख, इधर लिखूं हेपेटोसाइट्स, ये स्टेबल सेल में लेके एग्जांपल हेपेटोसाइट्स, ये पेपर में आता है। हेपेटोसाइट्स आर द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ व्हिच सेल? स्टेबल सेल। क्लियर है? आप लोगों को ये पता है कि लिवर हैज द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन? हाँ, ये पता है ना? हम कभी कभार लिवर की बायोप्सी लेते हैं, पीस ऑफ टिश्यू लेते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज। या फॉर एग्जांपल अगर हम लिवर का दो लोब है ना, राइट लोब भी है और लेफ्ट लोब भी है, अगर हम किसी लोब से जो है ना, समझ आ गई ना? फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करें, अगर हम लिवर से छोटा सा पीस ले लें टिश्यू का, तो पीस लेना, टिश्यू का पीस लेना, इट इज अ टाइप ऑफ स्टिमुलस और नॉट?
स्टिमुलस देना। तो अगर हम छोटा सा पीस ले लें टिश्यू का लीवर से, तो आया जिंदगी भर वो फिर उस तरह रहेगा, दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। लीवर के अंदर कुछ सेल जो ऑलरेडी जीनाट में पड़े होते हैं ना, तो टिश्यू लेने के बाद जब हम उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो उसको एक सिग्नल मिलता है कि अभी हमने किधर जाना है, G1 में जाना है। जितना टिश्यू उस बंदे ने लिया है ताकि उतना हम दोबारा रीजनरेट करें। समझ आ रही है नहीं? सो लीवर के सेल जो है ना, हेपेटोसाइट्स, दे आर द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। ये लिखो, बी सेल्स है ना, या बी लिम्फोसाइट जिसको कहते हैं, दे आर क्लासिकल एग्जांपल ऑफ स्टेबल सेल्स। ठीक है ना? ओस्टियोब्लास्ट नाम सुना है? ओस्टियोब्लास्ट इमेच्योर बोन सेल, कॉन्ड्रोसाइट्स इमेच्योर कार्टिलेजिनस सेल आर स्टेबल सेल्स। समझ आ रही है नहीं? लेकिन पेपर में मिलेगा जनाब सिर्फ ये हेपेटोसाइट्स, क्योंकि कॉमन है। हेपेटोसाइट्स पेपर में मिलेगा। हेपेटोसाइट्स के लिए याद रखना है कि हेपेटोसाइट्स आर द स्ट्रक्चरल सेल्स ऑफ द लिवर, जो हम किस फैमिली के अंदर रखते हैं? स्टेबल सेल के अंदर रखते हैं। वह भाई ये था जनाब सेल साइकिल का सिनेरियो। क्लियर है? सेल साइकिल, सेल साइकिल की बेस पे हम कितनी क्लासिफिकेशन सेल को देते हैं? This is called classification of cell depending upon the type of cell proliferation। समझ आ रही कि नहीं? तो देखो, ऐसा सेल जो G1 से जाकर M फेज के होते हुए डायरेक्ट G1 में आ जाए, कौन सा सेल है? लेवाइल। और ऐसा सेल जो G1 से होते हुए M के थ्रू G0 में जाए लेकिन वो फिर कभी भी G1 में ना आए, परमानेंट सेल। और ऐसा सेल जो G1 से होते हुए G0 में जाए बट जेब स्टिमुलस पे दोबारा आ जाए, लेवाइल सेल। एग्जांपल क्या है? Okay, the most okay, in interphase how many phase we have? 3, G1, S, G2। सेल साइकिल के अंदर किस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है? S फेज। सेल साइकिल के अंदर जो है चेक पॉइंट हम क्या कहते हैं? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। सेल साइकिल के अंदर शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है? माइटोसिस, M फेज। और सेल साइकिल के अंदर मोस्ट वेरिएबल फेज कौन सा है? दैट इज G1। ये भी है मोस्ट वेरिएबल फेज ऑफ द सेल साइकिल। मोस्ट वेरिएबल फेज सेल साइकिल के अंदर, वेरिएबल का मतलब है कि चेंज होने वाला। द मोस्ट वेरिएबल फेज ऑफ द सेल साइकिल इज G1 फेज। G1 के अंदर प्रिपरेशन होगा ना, तो कुछ सेल के लिए प्रिपरेशन में टाइम कम भी लग सकता है और कुछ सेल के लिए प्रिपरेशन में टाइम ज्यादा भी लग सकता है। तो G1 फेज हाईली वेरिएबल फॉर एवरी सेल्स। ठीक है ना? तो G1 एक ऐसा सेल है कि ये किसी भी सेल के लिए फिक्स नहीं होता। इसमें कुछ सेल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल, कुछ सेल क्विकली प्रिपेयर करके आगे जाएंगे, कुछ सेल वेरी स्लोली प्रिपेयर करके आगे जाएंगे। तो वेरिएबल ये है कि ऐसा फेज जिसमें सेल के लिए टाइम आगे पीछे ज्यादा हो सकता है। आंसर है इतने एमसीक्यूज आएंगे ना, इसके बाद कोई नहीं आएगा एमसीक्यूज। ठीक है ना? और ये याद रखना है, ऑल सेल्स व्हिच आर परमानेंट सेल्स दे आर अंडरगो हाइपरट्रोफी बट नेवर अंडरगो हाइपरट्रोफी। द रीजन ड्यू टू लैक ऑफ बस 3 पॉइंट्स है। समझ आ रही कि नहीं? अब नेक्स्ट हम चलते जनाब ये तो सेल साइकिल का कांसेप्ट क्लियर हुआ ना। अब सेलुलर एडाप्टेशन में जनाब हेडिंग ले रहे हाइपरट्रोफी। कल मैंने थोड़ा से पढ़ाए थे, लेकिन आज से हम प्रॉपर यही नोट पाओगे। ठीक है ना? मैं जो बताऊं तो वही नोट। सेल एडाप्टेशन के अंदर सबसे पहले लिखे हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का डेफिनेशन हर एक को पता है। इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल आर इन ऑर्गन। अगर सेल का साइज बढ़ जाए तो पूरे ऑर्गन का साइज बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल इज कॉल्ड इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल आर इन ऑर्गन, इट इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। इस एरो का मतलब क्या है? इंक्रीज। इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल और इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, इट इज नोन एज हाइपरट्रोफी। अब जनाब हाइपरट्रोफी के लिए जो है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज द मैकेनिज्म, हाइपरट्रोफी क्यों होती है। कल तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताया था ना कि हाइपरट्रोफी है क्या चीज। अब इधर देखिए, हाइपरट्रोफी में सेल का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब सारे इधर देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है इस तरह, फॉर एग्जांपल सब पहले ये सेल इस तरह था। अब इसको बाहर से क्या मिलता रहता है? स्ट्रेस या स्टिमुलस, बता सकते हैं ना? स्टिमुलस।
इसको स्टिमुलस मिलता है और ड्यू टू दिस स्टिमुलस सेल ने खुद को ऐसा अडॉप्ट किया कि इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। ये इसका सेल हाइपरट्रोफी। अब हाइपरट्रोफी हो गई कैसे? जब एक सेल को बार बार कोई स्टिमुलस इरिटेट करेगा ना, इरिटेट, इट विल लीड्स टू जीन्स एक्टिवेशन ऑफ द सेल। वो सेल का क्या करेगा? जीन एक्टिवेशन। जीन एक्टिवेशन का मतलब है जो डीएनए के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय जीन? एनीवन? ये तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन जिस यूनिट से डीएनए बनती है उसको हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। जीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। ये जीन्स आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अगर जीन्स को हम इकट्ठा करेंगे तो फ्यूचर में क्या बनेगी? डीएनए बनेगी। समझ आ गई क्या नहीं? मैं कहता हूँ अगर बाहर से एक स्टिमुलस, ये स्टिमुलस क्या हो सकता है? मैंने कल बताया इन्फेक्शन हो सकता है, ये जनाब कोई हार्मोनल रेडिएशन, हाइपोक्सिया, टॉक्सिन जो भी है। हम कहते चलो ये स्टिमुलस जो बाहर से आया है अभी जनाब ये हार्मोन है। ये क्या है? ये एक हार्मोन है। ये हार्मोन जब इस सेल को बार बार इरिटेट करेगा ना, बार बार, तो इस सेल के अंदर जीन की क्या हो जाएगी? एक्टिवेशन। तो बार बार इरिटेशन की वजह से सेल के अंदर क्या हो जाएगा? जीन एक्टिवेशन। जब जीन एक्टिवेट होगा तो डीएनए एक्टिवेशन के बाद मैसेंजर आरएनए जो है ना वो बन जाएगा कि नहीं? डीएनए कन्वर्ट इनटू मैसेंजर आरएनए। दिस स्टेप इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। याद ये मैं वाक्य में पढ़ाऊंगा, समझ आ गई कि नहीं? लेकिन जब भी जीन की एक्टिवेशन होती है तो एट द एंड क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। समझ आ गई कि नहीं? तो जीन एक्टिवेशन की वजह से फ्यूचर में सेल के अंदर क्या बनेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ऑर्गेनेलिज का नंबर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? इंक्रीज इन ऑर्गेनेलिज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज। अब देखिए एक स्टिमुलस था जो बार बार सेल को क्या कर रहा था? इरिटेट कर रहा था बाहर से। उस स्टिमुलस की वजह से उस स्टिमुलस की वजह से सेल के अंदर क्या हो गया? जीन एक्टिवेशन। जीन एक्टिवेशन की वजह से फ्यूचर में क्या बन गए? प्रोटीन। प्रोटीन ज्यादा की वजह से ऑर्गेनेलिज का नंबर भी क्या हुआ? बढ़ गया। तो अगर सेल के अंदर पहले जनाब 2 ऑर्गेनेलिज थे, अभी 10 हो जाएंगे, तो वो ज्यादा जगह घेरेगा या कम? ज्यादा। तो वो एज अ रिजल्ट सेल का साइज क्या करेगा? बढ़ेगा। 3 आर द रीजन बिहाइंड हाइपरट्रोफी। कोई बंदा आपसे आज के बाद पूछे कि भाई सेल के अंदर साइज कैसे बढ़ता है, आप कहोगे कि रिपीटेड स्टिमुलस की वजह से जीन एक्टिवेशन होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होगी और ऑर्गेनेलिज का नंबर बढ़ेंगे। तो सेल के अंदर जितना ऑर्गेनेलिज बढ़ेंगे, जितना प्रोटीन ज्यादा बनेंगे, उतना सेल का साइज बढ़ेगा एंड लीड्स टू हाइपरट्रोफी। समझ आ गई कि नहीं? These 3 are the heading that leads, that's called mechanism of hypertrophy। अब हाइपरट्रोफी की टाइप्स देखें। हाइपरट्रोफी की टाइप्स है 2 किस्म, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। देखो था बस ये नोट्स बनाते रहो, इसमें एमसीक्यूज आने बस। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी के लिए ग्रेविड यूटरस या प्रेग्नेंट यूटरस, कल बताया था मैंने, ग्रेविड यूटरस या यूटरस इन प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट, वेरी गुड, एंड बाइसेप्स या एक्सरसाइजिंग मसल लेके। समझ आ गई ना? ये 3 जो है ना फिजियोलॉजिकल क्या है? हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी तो आप लोगों को पता चल गया ना कि भाई इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल साइज, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल। तो हम कहते हैं कि जो सेल की साइज को हाइपरट्रोफी साइज इंक्रीज होगा तो ये कितने किस्म की है? 2, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में कितने एग्जांपल थे? कौन कौन से? यूटरस, ब्रेस्ट एंड एक्सरसाइजिंग मसल। अब पैथोलॉजिकल के नीचे स्टार लगाया, लिखो LVH, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। यही पूछेगा पेपर में, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। Left ventricle hypertrophy is a type of pathological hypertrophy which is most commonly seen in hypertension। क्लियर है? इसमें बनता है हाइपरटेंशन। कल मैंने बताया था ना, इधर देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया था, फॉर एग्जांपल अगर ये हार्ट है, सारे इधर देखो, ये अभी बता दो कि पेपर में कैसा आएगा। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर से क्या निकलता है? एयोर्टा। अब इधर देखिए एयोर्टा के अंदर अपना प्रेशर होगा कि नहीं?
अब देखो, द मोस्ट कॉमन एंड पंपिंग चेंबर ऑफ द हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप करना है तो तब बॉडी को ब्लड मिलेगा, इस तरह है ना। अब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल इतना पंप ना करे जिसपे ये प्रेशर पूरा कम हो जाए, कैन द बॉडी रिसीव ब्लड? नो। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा के प्रेशर से ज्यादा काम करना होगा, तब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड आगे पहुंच जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? मैं कहता हूँ अगर लेफ्ट वेंट्रिकल ने यहाँ पे काम करना है 2%, सपोज कितना 2, क्योंकि हम कहते सपोज देते प्रेशर यहाँ पे कितना है 1.5। कंसेप्ट ये है कि अगर यहाँ पे प्रेशर 5 होता तो इसने काम 6 करना था। इसका मतलब जो प्रेशर है एओर्टा के अंदर उसका डबल काम करना है लेफ्ट वेंट्रिकल ने, अगर उसने ब्लड आगे देना है तो। समझ आ रही कि नहीं? अगर एक बंदा है उसकी ऑलरेडी ब्लड प्रेशर क्या रहती है हाई, हाइपरटेंसिव बंदा है, तो उसका प्रेशर 1.5 की बजाय बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल 5%। तो फिर जो नॉर्मल 2 पे हमारा गुजारा होता था ना नॉर्मल बंदे में, इस बंदे के लिए कम है। तो मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल अपना काम ज्यादा बढ़ाएगा, ये 2 की बजाय 8 पे जाएगा। कितने पे जाएगा? 8 पे। तो काम को बढ़ाने के लिए यहाँ के जो मायोकार्डियल सेल है उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा या कम? ज्यादा काम करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस क्या चाहिए? ज्यादा। ऑर्गेनेल्स के नंबर मीन माइटोकॉन्ड्रिया क्या चाहिए? ज्यादा। तो जितना ऑर्गेनेल्स बढ़ेंगे जीन एक्टिवेशन होगा, प्रोटीन ज्यादा होंगे, उतना सेल साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। समझ आ गई क्या नहीं? तो याद रखें कौन सी डिजीज है या कौन सी पैथोलॉजी है, अगर उसको हम ट्रीट ना करें तो फ्यूचर में उस पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो सकती है। क्रोनिक हाइपरटेंशन। व्हाट इज क्रोनिक हाइपरटेंशन? एक्यूट में नहीं, 1-2 दिन में नहीं, इसको कहते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। दो प्रॉब्लम विच इज रन फॉर द ईयर्स, वो मसला जो ईयर्स में रन कर रहा है। समझ आ गई कि नहीं? चलिए जी, अब गोल्डन सेंटेंस आता है एमसीक्यूज। बंदे को जनाब हाइपरटेंशन नहीं था, ठीक है ना? ओके, देखो अ पर्सन प्रेजेंट, ये सिनेरियो देखो, हाँ ये सिनेरियो गोल्डन है जो बता रहा हूँ। अ पर्सन, मैं बता दूं, मैं सिर्फ आप लोग कंसेप्ट देता हूँ फिर रीशेप वो करेंगे, बता दो। अ पर्सन प्रेजेंट टू द क्लिनिक विद डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग, डिस्पनिया भी लिख सकते हैं, ठीक है? डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग, जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं, ठीक है? पाल्पिटेशन, हार्ट रेट उसका ज्यादा है, ठीक है? लुक एंशियस या इरिटेटिंग, ठीक है? एंड ऑन एग्जामिनेशन इस तरह लिखा करें, हाँ, O/E, ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है? पल्सेस आर वेरी वीक, उसके पल्सेस जब हमने लिए ना तो वो क्या थे? बहुत वीक थे। पल्सेस आर वेरी वीक। हैंड मतलब एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज आर कोल्ड, इसमें हैंड और फीट दोनों आते हैं, ठीक है? एक्सट्रीमिटीज आर कोल्ड। Investigations are done and diagnosed for left ventricular hypertrophy. पता है नंबर में वो लोग फेल होते हैं ना 10-15 नंबर से, जिसको ये सिनेरियो बिल्ड अप करोगे तो सारे पास हो जाओगे। ये वन टाइम क्वेश्चन हर एक कर सकता है, ठीक है ना? Investigations are done and diagnosed for left ventricular hypertrophy. Investigation में हमें मालूम हुआ कि बंदे को क्या है? Left ventricular hypertrophy है। Which one of the following is responsible for that? लिखे which one of the following, मतलब जो उन लोगों ने फिर दिए होते हैं ना, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? Which one of the following is responsible for? Which one of the following is responsible for that? Just this pathology. चलिए जी, anyone will be highly appreciated in the class. और ये आप लोगों ने पढ़ा भी है, मतलब तो if someone for example अगर है ना, ओके, तो anyone can let me know इस पेशेंट को मतलब क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट, ये आप लोगों ने पढ़ा है, सीरियस पढ़ा है ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हाँ? ओके,
एयोटिक स्टेनोसिस, दिस इज एयोटिक स्टेनोसिस के अंदर जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होती है इन द एज ऑफ 70 ईयर, ठीक है ना, बस वेरी यंग, ये बहुत यंग बनता है। एज तो मैंने मेंशन नहीं किया है, इट इज वेरी यंग। एयोटिक स्टेनोसिस एक ऐसा वल्नरेबल हार्ट डिजीज है जिसका 58 से आगे आना बहुत रेयर है, ये भी याद रखिए। एयोटिक स्टेनोसिस के बारे में तब सोचना जब एज कितना हो, मोर देन 50 या मोर देन 60 हो, ये भी याद रखिए। द मोस्ट कॉमन कॉज इज कैल्सिफिकेशन, ठीक है। हां, एन्युरिज्म किसको कहते हैं? व्हाट इज एन्युरिज्म? आउट पाउचिंग ऑफ द ब्लड वेसल, नहीं वो भी नहीं है। कैल्सिफिकेशन, हां कैल्सिफिकेशन नहीं। आप लोग के दिल में जो आते हैं वो बताते हैं, एक बताओ जिसको श्योर बताओ। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस नहीं, कार्डियोमायोपैथी में नहीं, IL नहीं। दिल का मसला। अब मैं ये ताकि मुझे पता है कि आप लोग के दिल में कितने मेडिकल के टर्म्स हैं। हाँ शाबाश, नहीं याद है यार। A classical reason should be coarctation of aorta, very important, ठीक है ना। ये कभी ना भूलना पेपर में, लिखो उसका आंसर coarctation of aorta, पढ़ा है कि नहीं? शाबाश, coarctation of, ये चीजें हैं थ्योरी में सब कुछ हम पढ़ते हैं, एमसीक्यू से हिसाब करते हैं, ठीक है ना। लेकिन coarctation of aorta यंग एज में, यंग coarctation of aorta, कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा में क्या होते हैं? नेयरिंग ऑफ एओर्टा होता है। एओर्टा क्या हो जाता है? नेरो। अगर एओर्टा नेरो हो जाए, व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर? ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ल्यूमेन कम हो जाएगा। अब बंदे को ना ब्लड प्रेशर का इश्यू नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसी पैथोलॉजी जिसकी वजह से एओर्टा के अंदर प्रेशर बढ़ ही जाए, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने काम ज्यादा करना या कम करना? ज्यादा करना। बुक में सब लिखा है हाइपरटेंशन, ये कोऑक्टेशन मैंने किसी और जगह से लोगों को बताया, लेकिन पेपर में यही आता है, समझ आ रही है? यही बात बताने वालों का कि आप लोगों का सिर्फ रटने वाली दिमाग ना हो कि बस हाइपरटेंशन नहीं है तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी भी नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों ने हर वो चीज सोचनी है जो एओर्टा के अंदर रेजिस्टेंस शो करता है ना, और फ्यूचर में लेफ्ट वेंट्रिकल को काम करना ज्यादा पड़े, तो एट द एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगा। अगर एओर्टा के अंदर नेयरिंग है तो नेयरिंग के दौरान जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल आगे पंप ब्लड इजी कराएगा या डिफिकल्टी से? डिफिकल्टी से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल कोशिश करेगा कि मैं ज्यादा, अब देखो हाँ, अब लेफ्ट वेंट्रिकल काम ज्यादा कर रहा है, लेकिन फिर भी आगे फ्लो क्या है? कम है, क्योंकि एरिया क्या है? नैरो है। तो ब्लड फ्लो टू द होल बॉडी कम है या ज्यादा है? कम है, इसलिए उस बंदे की वीक पल्सेस है। समझ आ रही है नहीं? इसलिए इस बंदे की क्या है? वीक पल्सेस है। और अगर ब्लड फ्लो टू द बॉडी कम है, इसलिए इसके कोल्ड एक्सट्रीमिटीज है। एक्सट्रीमिटीज क्या है? कोल्ड है। दूसरी बात है कि हर एक बंदे को अपने डिमांड के मुताबिक जो है ना सप्लाई नहीं मिलती है, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है हर एक बंदे से कि भाई हार्ट को कुछ कहे ताकि वो डिमांड को पूरा करे, तो ब्रेन ऊपर से हार्ट पे सिग्नल मारते हैं ताकि हार्ट रेट क्या करे? ज्यादा, ताकि कार्डियक आउटपुट क्या हो जाए? जिसके पल्पिटेशन है, टैकिकार्डिया है। समझ आ रही है कि नहीं? और इसको डिलीवरी ऑफ द ब्लड में है ना, ब्लड फ्लो हर जगह को कम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी कम मिलता है, इसलिए बंदे को क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। समझ आ रही है कि नहीं? ये चीजें एक एक डिस्कस होगा, मतलब इस तरह की आप लोगों को अपना कंसेप्ट बिल्डअप करोगे ना तो सिनेरियो गलत नहीं होता। समझ आ रही है कि नहीं? अब क्वेश्चन ये है ना कि कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा की वजह से लॉन्ग रन में लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या हो सकती है? हाइपरट्रोफी। और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी और हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है। बस ये दो रीजन याद रखना है। अगर यंग एज है, बिल्कुल समझ आ रही है नहीं? अगर यंग एज है तो फिर कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा के बारे में सोचना। अगर एज मोर देन 40 है या बीपी इसके साथ मेंशन है तो फिर क्या है? हाइपरटेंशन की वजह से है। क्लियर है जी? ओके, ये हाइपरट्रोफी के बारे में कुछ क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट हेडिंग है एट्रोफी। ये क्लियर हुआ हाइपरट्रोफी वाला? अब देखिए एट्रोफी। व्हाट इज एट्रोफी? Decrease in size. Very good. Decrease in the size of cell or an organ is called atrophy. किसी भी सेल या ऑर्गन की साइज को कम होना, डिक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड एट्रोफी। शाबाश। एट्रोफी जो है ना, एट्रोफी के अंदर हमने अभी क्वेश्चन करने के लिए इसका मतलब क्या है?
अगर सेल का साइज नॉर्मल से कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं एट्रोफी। लेके काजेस, दो तीन काजेस के लिखे एस्कीमिया, अगर कहीं पे ब्लड फ्लो कम हो जाए और सेल को अपने नीड के मुताबिक डिमांड पूरा नहीं होता तो सेल साइज में कम हो जाएगा ना, मतलब इसको एट्रोफी हो जाएगी। तो देखो इस्कीमिया, इस्कीमिया मीन डिक्रीज ब्लड सप्लाई। इस्कीमिया के अंदर हाइपोक्सिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया आता है, क्योंकि ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज डिलीवरी है ना वो किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है ना। तो अगर इस होल ब्लड कम हो जाए तो उस वजह से जो है ना हाइपोक्सिया भी होगा और हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा। लेकिन आप लोग लेके हाइपोक्सिया भी लेके, हाइपोक्सिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एट्रोफी। एट्रोफी के अंदर सेल इंजरी में हाइपोक्सिया का बहुत रोल होता है, क्योंकि ये कॉमन है। समझ आ गई कि नहीं? तो देखो कॉलेज में हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इस्कीमिया, ठीक है ना। और इसमें और चीज है दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। क्या? माल न्यूट्रिशन। अगर बाहर से हम प्रॉपर डाइट ना ले जो सेल को ग़िज़ा दे सके तो फिर भी सेल साइज में क्या रहता है, छोटा रहता है। तो माल न्यूट्रिशन। ट्रामा भी है, लेकिन ट्रामा में डायरेक्ट लोकल डिस्ट्रक्शन होता है। हम कहते हैं जिसमें सेल की क्या हो जाए, साइज को कम हो जाए। माल न्यूट्रिशन लेके PEM लिखे, PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर बाहर से हम प्रॉपर डाइट ना लें जिसकी वजह से बंदा माल न्यूट्रिशन में चला जाए, उस वजह से भी सेल को प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगा तो सेल साइज में क्या हो जाएगा, छोटा रह जाएगा, एट्रोफाइड होता जाएगा। ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसके अंदर दो चीजें हैं वो हम बायोकेम में पढ़ेंगे, मरासमस एंड क्वाशियोसिस, वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? ओके, अब क्वेश्चन ये है ना, एट्रोफी दो किस्म की है। एट्रोफी में भी फिजियोलॉजिकल में भी पैथोलॉजिकल। जब आज के बाद से ये पूछो नहीं आएगा, किसी को बाहर जाके आज पूछना कि फिजियोलॉजिकल एट्रोफी बताए, कोई भी नहीं बताएगा, ना बुक में है। ठीक है ना? फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जांपल कोई भी बंदा दे विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। ये मैंने जो काज बताया ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? ये तो एबनॉर्मल है, तो डिफेक्ट है। मैं कह रहा हूं नॉर्मल एट्रोफी कहां पे होती है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं वो तो हाइपरट्रोफी है। नहीं, बाद में वो कुछ ये होता है ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो नॉर्मल पे है। मैं कहता हूं अगर सेल अपने नॉर्मल साइज से कम हो जाए, छोटा हो जाए। हाँ जी, एक याद रखना, एक इट इज कॉल्ड एट्रोफी ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। याद रखने, डक्टस आर्टेरियोसिस है क्या चीज? एम्ब्रियोलॉजी तो पढ़ी ना आप लोग, बोले डक्टस आर्टेरियोसिस डक्टस आर्टेरियोसिस आफ्टर द बर्थ खत्म हो जाता है या एट्रोफाइड हो जाता है? एट्रोफाइड हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ना होने की वजह से एट्रोफाइड हो जाता है। अगर एट्रोफाइड ना भी हो जाए तो हम एंडोमेटासिस देके ब्लॉक कर देते हैं। समझ आ गई कि नहीं? इधर देखिए, फिजियोलॉजिकल में देखो एट्रोफी ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस या डक्टस आर्टेरियोसिस को ये नाम क्यों दिया है? आप लोगों ने कभी सुना है कि डक्टस आर्टेरियोसिस को डक्टस आर्टेरियोसिस क्यों कहते हैं? हाँ, इधर देखिए, इधर ये हार्ट है ना, हार्ट ये इधर देखिए, आप लोगों ने एम्ब्रियो पढ़ी है ना, ये कौन सा वेंट्रिकल है? राइट। इस राइट वेंट्रिकल से क्या आता है? पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में आते हैं इस तरह, और फिर पल्मोनरी वेन इधर आते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या निकलते हैं? योटा। समझ आ रही क्या नहीं? इधर देखिए सारे, हाँ, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी क्या निकलते हैं? आर्टरीज, और लेफ्ट वेंट्रिकल से योटा। ओके जी, बिफोर द बर्थ की बात है, जब फीटल लाइफ, जब बेबी इज इनसाइड द यूटेरस, ये यूटेरस में होता है ना, लंग्स आर कोलैप्स, लंग्स काम नहीं करते, लंग्स कोलैप्स रहते हैं। अब इधर देखिए, जब लंग्स कोलैप्स रहते हैं ना तो ऑक्सीजनेशन कौन कराता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हेल्प इन द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ठीक है ना? अब इधर देखिए, राइट साइड ऑफ द हार्ट पे जब ब्लड आएगा वो ऑलरेडी क्या हो? ऑक्सीजनेट है। यहाँ पे फोरामेन ओवेल होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान क्या होता है? फोरामेन ओवेल शंट होता है। तो ब्लड तो राइट से इधर जाता है ना, लेफ्ट की तरफ, लेकिन कुछ ब्लड फिर भी राइट एट्रियम से कहाँ पे आता है? राइट वेंट्रिकल, और वो राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे आते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी तो आगे उसको लंग्स में नहीं देना चाहता, क्योंकि लंग्स क्या है? कोलैप्स है। इस ब्लड को हमने एट द एंड इस एओर्टा में लाना है, तो नेचर ने यहाँ पे एक शंट प्रोवाइड किया होता है। समझ आ रही क्यों नहीं? इधर इस शंट को हम क्या कहते हैं?
अब देखो ये शर्ट है, लेकिन ये फोरामेन है या एक डक्ट है? डक्ट है, तो इसका मतलब ये डक्टस है, डक्टस का मतलब एक डक्ट है। और दूसरी बात है कि इसके एक साइड पे भी आर्टरी है और योटा भी क्या है? आर्टरी। ऐसा डक्ट जिसके दोनों अतराफ पे आर्टरी हो, इसे हम आर्टेरियोसिस कहते हैं। समझ आ रही है नहीं? इसका एक साइड भी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरी साइड भी योटा इज आर्टरी। ऐसा डक्ट जिसके दोनों साइड पे क्या हो? आर्टरीज हो, तो उसको हम डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं। तो डक्टस आर्टेरियोसिस का काम ये होता है ताकि वो ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी से शंट करके किसको दे दें? एओर्टा को दे, ताकि लंग्स को बाईपास कर सके। ये बिफोर द बर्थ की बात है। और इस डक्टस आर्टेरियोसिस को ओपन रखने के लिए क्या चाहिए? प्रोस्टाग्लैंडिन चाहिए। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद डिक्रीज हो जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ टाइप ऑफ स्टिमुलस टू कीप दिस डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जो है ना, अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन खत्म होते हुए भी डक्टस आर्टेरियोसिस क्या रहे? ओपन रहे, तो हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस या पीडीए कहते हैं। समझ आ गई कि नहीं? क्या कहते हैं? पीडीए कहते हैं। अब जब बच्चा पैदा हो ही जाए तो नॉर्मली इसने तो क्या होना है? डिक्रीज होना है, खत्म होना या ज्यादा होना है? डिक्रीज, एट्रोफी करना है इसमें। एट्रोफाइड डक्टस आर्टेरियोसिस बनना है ताकि वो बस खत्म हो जाए, क्योंकि लंग्स अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ बच्चों में क्या रहता है? ओपन रहता है, तो फिर प्रेशर एओर्टा के अंदर ज्यादा होगा आफ्टर द बर्थ या पल्मोनरी आर्टरी? आफ्टर द बर्थ की बात। एओर्टा। अब देखो बिफोर द बर्थ पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर इसलिए ज्यादा था क्योंकि लंग्स क्या है? यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। तो आफ्टर द बर्थ जब लंग एक्सपांशन कर देते हैं तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो राइट साइड प्रेशर कम हो जाता है आफ्टर द बर्थ और लेफ्ट साइड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर किसी बच्चे में ये डक्ट ओपन रहा आफ्टर द बर्थ, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ जाएगा ना, तो लेफ्ट साइड से राइट पे आएगा या राइट से लेफ्ट पे जाएगा? लेफ्ट से राइट, एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट से राइट पे। इसलिए पीडीए इज अ लेफ्ट टू राइट शंट। इसलिए क्या है? लेफ्ट टू राइट शंट है। इसमें मिक्सिंग ऑफ ऑक्सी ब्लड डीऑक्सी ब्लड होता है, क्योंकि एओर्टा के अंदर कौन सी ब्लड होती है? ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजन ब्लड का किसके साथ मिलना? डीऑक्सी के साथ। तो भाई ये तो एब्नॉर्मल है ना, तो हमने इसको ब्लॉक करना है बाय गिविंग व्हिच ड्रग? एंडोमेटासिन। दिस इज वन ऑफ द की एमसीक्यूज जो पिछले 3 सालों से आता है, हमें भी रहता है। Which one of the following drug is given to keep the ductus arteriosus closed after the birth? Answer is endomethacin. ये देखो, ये पीडीए के साथ में endomethacin. Okay, endo means we want to end this stuff. Endo का मतलब है कि इसमें ये पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये फिजियोलॉजिकली मैं बता दूं, फिजियोलॉजिकली इस डक्ट में खत्म होना है। लेकिन अगर ये डक्ट फिर भी किसी बंदे में किसी डिफेक्ट की वजह से ओपन रहा, तो इस डक्ट को क्लोज करने के लिए हमने आगे से क्या देना है? एंडोमेटासिन देना है। समझ आ गई कि नहीं? कोई बंदा मुझे ऐसा कंडीशन बता सकता है कि जिसमें इस डक्ट को ओपन ही रखना चाहिए? अगर ये डक्ट हमने बंद किया तो बंदा मर जाएगा। Transposition of the great vessels, very good. PAGV, transposition of the great vessels. अगर एओर्टा राइट से निकले और पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट से निकले, उस कंडीशन में जो है ना, इस डक्ट को क्या रखना चाहिए? ओपन, बाय गिविंग व्हाट? प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम द आउटसाइड। तो दोनों चीजें, किस चीज की वजह से डक्ट को हम ओपन रख सकते हैं? बाय गिविंग प्रोस्टाग्लैंडिन। किस चीज को देने के बाद इस डक्ट को हम क्लोज कर सकते हैं? आंसर इज एंडोमेटासिन। समझ आएगी कि नहीं? एंडो का मतलब एंड, वी वांट टू एंड दिस डक्ट, इस डक्ट की एंड करनी है, खत्म करनी है। समझ आ गई कि नहीं? ये आगे हम पढ़ेंगे सीवीएस में। अब क्वेश्चन है कि फिजियोलॉजिकल एट्रोफी में क्या है? डक्टस आर्टेरियोसिस। ओके, पैथोलॉजिकल एट्रोफी में क्या आएगा? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। अगर रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस हो जाए, रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस हो जाए तो ब्लड फ्लो टू द किडनी क्या हो जाएगी? कम। तो अगर किडनी को अपना डिमांड पूरा नहीं मिलेगा तो किडनी विद द टाइम इंक्रीज होगा साइज में या कम होगा? तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस लीड्स टू एट्रोफी। इस वजह से एट्रोफी हो जाएगी। रीनल आर्टरीज आर द डायरेक्ट ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। याद रखना, ठीक है ना? क्वेश्चन याद रखना। फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये इधर से एक लेफ्ट रीनल आर्टरी निकलती है और एक
राइट, क्योंकि दो किडनी है ना, ये भी किडनी और ये भी। अगर हम कहते हैं कि रीनल आर्टरी किसी भी साइड पे अगर स्टीनोस हो जाए किसी भी थ्रोम्बस की वजह से, तो ब्लड फ्लो टू द किडनी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अगर ब्लड फ्लो किडनी को इनफ नहीं मिलेगी तो विद द टाइम किडनी अपनी नरिशमेंट ना मिलने की वजह से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, एट्रोफिक हो जाएगी। समझ आ गई क्या नहीं? और याद रखना है कि ये एब्डोमिनल एओर्टा है और ये रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी अराइजेस फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा एट द लेवल ऑफ वेरी फेवरेट एमसीक्यू। ठीक है ना, कि रीनल आर्टरी जो है ना कहां से निकलती है? हां जी, एब्डोमिनल एओर्टा से एट द लेवल ऑफ उससे याद रखना है। ठीक है ना, आगे आप सर बताएगा कि भाई एनाटॉमी के अंदर इसकी क्या क्या चीजें हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा कि अगर फॉर एग्जांपल हम नंबर 2 और टेपरा से यहाँ पे जाए ना आगे की तरफ, तो हम किस लेवल पे पहुंचेंगे ताकि वहां से रीनल आर्टरी निकल जाए? आंसर शुड बी L2। क्लियर है? इस करंट लॉ को मैंने बताया भी था ना कि किडनी कितने हैं? 2। समझा रहे क्या नहीं? रीनल आर्टरी के जो है ना वो भी L2 होगी। किडनीज आर 2, सो देयर आर्टरी विल बी आल्सो अराइज फ्रॉम द लेवल ऑफ L2। ये याद रखना है। समझ आ गई क्या नहीं? तो ये याद रखना है कि अगर रीनल आर्टरी, अभी हमें ये पेपर में आता स्टेप 1 का पेपर अभी किसने दिया था ना आप लोगों में से? हाँ जी, ये क्वेश्चन आया था कि लेफ्ट रीनल आर्टरी की स्टीनोसिस हो चुकी है, सो व्हाट विल हैपन टू द राइट किडनी? राइट किडनी अपना काम बढ़ाएगा या कम करेगा? आप लोगों को नहीं बताना है, ये बताएगा। अगर लेफ्ट रीनल आर्टरी की स्टीनोसिस हो जाए तो लेफ्ट किडनी को तो ब्लड नहीं मिलेगा, तो एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म राइट किडनी अपना काम बढ़ाएगा या कम करेगा? लेफ्ट किडनी नहीं, लेफ्ट किडनी को ब्लड नहीं मिलता है, तो लेफ्ट किडनी को जितना ब्लड नहीं मिलेगा वो तो काम नहीं करेगा। तो उस किडनी का काम हैंडल करने के लिए राइट साइड किडनी अपना काम बढ़ाएगा या कम बढ़ाएगा? तो राइट साइड किडनी जब काम बढ़ाएगा तो उसके अंदर सेल एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो व्हाट हैपन टू द सेल साइज? इंक्रीज। तो राइट किडनी की हाइपरट्रोफी होगी और लेफ्ट किडनी की एट्रोफी होगी। यही क्वेश्चन है, ठीक है? इससे गलत नहीं हो, कंफ्यूज नहीं होना। तो एट्रोफी के लिए ये चीज। अब यहाँ पे एमसीक्यूज, एट्रोफी के अंदर which one of the following system, जब इसको एमसीक्यूज लिखा करें, जो चीजें मैं एमसीक्यूज में बताता हूँ वो चीजें जाकर घर जाकर पूरा रिवाइज ना करो, बस एमसीक्यूज रिवाइज करते रहो। और आप लोगों के लिए एक सजेशन है, अपने लिए एक रजिस्टर ले लो, जो रोज के हिसाब से एमसीक्यूज बताते वो दूसरे रजिस्टर में पुट किया करो, तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर बस वो रजिस्टर भी करो तो पूरा पेपर आएगा उससे। फिर ये चीजें एट द एंड सारे हम लोग नहीं कवर कर सकते। तो आज अगर मैंने 10-12 एमसीक्यूज बताए, कल इस तरह बताए, परसों, तो एट द एंड ऑफ द पैथोलॉजी आप लोगों के पास कम से कम 7 से 8 एमसीक्यूज आएंगे, जिसके अंदर 50 होंगे। ठीक है ना? तो आप लोग ऐसा करें कि घर जाकर अपने लिए अलग कॉपी ले लें, यहाँ के एमसीक्यूज मैं बताता हूँ वो उधर जाकर पुट कर, ताकि आप लोग एमसीक्यूज का एक लिस्ट बनता जाए। ठीक है ना? चलिए देखिए, which one of the following system play role in atrophy? Play role in atrophy, ये लिखिए टर्म। ubiquitin, ubiquitin proteasome degradation system, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन, मैं बता दूं इसका मीनिंग, पहले लिखो। यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन सिस्टम, ये सिस्टम नहीं भूलना पेपर में। दिस सिस्टम प्रोवाइड अ की रोल इन केस ऑफ एट्रोफी। यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम क्लियर है जी? यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन सिस्टम प्ले अ की रोल इन केस ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? अब इसका मतलब क्या है? पहले को यूबिक्विटिन इज अ प्रोटीन इनसाइड द सेल। यूबिक्विटिन पहले से सेल के अंदर एक पाया जाने वाला क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगर किसी ने और भी ज्यादा याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ 76 अमीनो एसिड्स। यूबिक्विटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो किसी भी सेल के अंदर पहले से मौजूद होता है। अपने मतलब
ubiquitin is a type of protein that is usually normally present inside the cell. It is made up of 76 amino acids. कितने अमीनो एसिड से बना होता है? 76. ये नहीं आएगा पेपर में अमीनो एसिड वाला. याद रखना है कि यूबिक्विटिन का नेचर क्या है. इट इज अ प्रोटीन. ये क्या चीज है? प्रोटीन है जो आम बंदे के सेल में क्या होता है? मौजूद होता है. प्रोटियोसोम इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस. ये तो पता है ना, ये प्रोटियोसोम जिसका माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम एक क्या है? ऑर्गेनेलिस है. अब इधर देखें, अगर एक सेल को जो है ना, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, अगर इस सेल को बाहर से नरिशमेंट नहीं मिलती है, फॉर एग्जांपल इसको हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत क्या है? कम है. इधर देखें सारे, हाँ, इस सेल के अंदर पहले से क्या मौजूद है? यूबिक्विटिन. यूबिक्विटिन तो है ना. अब देखो ये स्टार जो मैंने ड्रा किया, स्टार, दिस स्टार इज कॉल्ड यूबिक्विटिन. मैं कहता हूँ ये स्टार रिप्रेजेंट ऑफ यूबिक्विटिन. अब जब सेल को ऊपर से ऑक्सीजन नहीं मिलता या सेल को कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से सेल की डिमांड पूरी नहीं होती, तो सेल के अंदर एबनॉर्मल रिएक्शन स्टार्ट होंगे कि नहीं? उस एबनॉर्मल रिएक्शन के रिजल्ट में कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं. क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स. उस फ्री रेडिकल के साथ साइड बाय साइड प्रोटीन्स बनते हैं, उसको हम कहते हैं डैमेजिंग प्रोटीन. क्या कहते हैं? डैमेजिंग. ओके, इधर देखिए, डैमेजिंग प्रोटीन जो है ना, डैमेजिंग प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स इनसाइड द सेल व्हिच इज मेड ड्यूरिंग व्हेन द सेल इज अंडरगोइंग स्ट्रेस. जब सेल स्ट्रेस के जिम्मे आता है ना, स्पेशली जब सेल को बाहर से इनफ नीड नहीं मिलता, लाइक इस्कीमिया कंडीशन में, अगर सेल को ब्लड सप्लाई बाहर से कम मिलती है, उस कंडीशन में सेल के अंदर जो है ना, साइड बाय साइड क्या बनते हैं? डैमेजिंग प्रोटीन. इस डैमेजिंग प्रोटीन का काम यह होता है ताकि इस सेल को भी खराब करे और नियर बाय सराउंडिंग में मसला भी क्रिएट करे. समझ आ गई कि नहीं? लेकिन डैमेजिंग प्रोटीन का कोई स्पेसिफिक नाम बुक में नहीं है. इसका नाम क्या है? बस उसको क्या कहते हैं? डैमेजिंग प्रोटीन. नाउ डैमेजिंग प्रोटीन तब तक काम खराब करेगा अगर इसको हम फ्री रखें. समझ आ गई कि नहीं? फ्री का मतलब है अगर ये इस तरह फ्री रहे ना सेल के अंदर, तो ये सेल भी खराब करेगा और सेल से बाहर एनवायरनमेंट भी खराब करेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी खराब करेगा. क्वेश्चन ये है कि अगर इस सेल को हमने बचाना है या अगर इस सेल को हमने नहीं भी बचाना है लेकिन सराउंडिंग को बचाना है, तो इस प्रोटीन को हमने क्या करना है? टेक करना है. क्या करना है? टेक. व्हाट इज मीन बाय टेक? कंट्रोल. टेक का मतलब ये है कि होल्ड करना है, उसको टेक करना है, उस पे स्टिकर लगाना है ताकि आगे डैमेजिंग ना कराए. अब क्वेश्चन है कि इस डैमेजिंग प्रोटीन को टेक करने के लिए सेल के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है ना, उसका नाम यूबिक्विटिन होता है. समझ आ रही है कि नहीं? यूबिक्विटिन इज अ प्रोटीन इन द सेल दैट विल टेक व्हाट? द डैमेजिंग प्रोटीन इन केस ऑफ हाइपोक्सिया और इस्कीमिया. इधर देखिए, लिखो नहीं, मैं टाइम देता हूँ. सबसे पहले हमने क्या बोला? अगर सेल को बाहर से इनफ ऑक्सीजन या ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो सेल के अंदर फ्री रेडिकल के साथ साथ क्या बनता है? डैमेजिंग प्रोटीन. उस डैमेजिंग प्रोटीन को हम अलाउ नहीं रख सकते, फ्री नहीं रख सकते, वरना फिर काम खराब करेगा. तो उस डैमेजिंग प्रोटीन को टेक या होल्ड करने के लिए सेल के अंदर क्या है? यूबिक्विटिन. यूबिक्विटिन जाकर इसको होल्ड रखेगा, इस तरह बाइंड हो जाएगा, तो यूबिक्विटिन डैमेजिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. समझ आ गई क्या नहीं? जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना, यूबिक्विटिन का काम है टेक करना, इस पे स्टिकर लगाना, इसको होल्ड रखना, लेकिन यूबिक्विटिन इज नॉट एबल टू डिग्रेड द प्रोटीन. समझ आ गई कि नहीं? यूबिक्विटिन खुद इस प्रोटीन का कुछ नहीं कर सकता, ये किल नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता है कि इसको क्या रखता है? टेक रखता है, होल्ड रखता है. अब इस यूबिक्विटिन ने जब इसको होल्ड रखा तो उसको किल करने के लिए किसी को देगा, दैट इज प्रोटियोसोम. वो कौन होता है? प्रोटियोसोम. जो सेल के अंदर पहले से प्रोटियोसोम होते हैं ना, तो यूबिक्विटिन इस टेक प्रोटीन को देता है, प्रोटियोसोम कहता है अभी मुझे छोड़ो, उसको खत्म कर देता है, डिग्रेड कर देता है, और यूबिक्विटिन रिमेन फ्री एंड गो एंड फर्दर टेक अनदर डैमेजिंग प्रोटीन. समझ आ रही है कि नहीं? तो इस तरह सेल जो है ना, सेल के सराउंडिंग में जो है ना, डैमेजिंग की कैपेसिटी क्या होती रहती है? कम रहती है. नाउ क्वेश्चन ये है कि ये सेल जो है, ये सेल तो वैसे भी एट्रोफाइड है, उसको तो वैसे भी चीजें नहीं मिल रही है. ये तो विद द टाइम प्रोग्रेसिवली साइकिल क्या होता रहता है? काम. एट्रोफाइड है सेल, लेकिन नियर बाय जो डिस्ट्रक्शन होना था अभी वो नहीं होगा. अगर एट्रोफी के अंदर नियर बाय डिस्ट्रक्शन को हम लिमिट रखते हैं ना, दैट इज ड्यू टू विच सिस्टम? यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन सिस्टम. तो देखो, अगर यूबिक्विटिन ना होता, प्रोटियोसोम इज नॉट वर्किंग अलोन. अगर ये होता, ये ना होता, तो फिर भी काम नहीं करता. इस सिस्टम के अंदर कितने बंदे हैं? दो. एक यूबिक्विटिन है और एक प्रोटियोसोम है.
इसलिए यूबिक्विटिन विल होल्ड और टेक द डैमेजिंग प्रोटीन एंड प्रेजेंट इट टू द प्रोटियोसोम फॉर डिग्रेडेशन। इसलिए इस सिस्टम का नाम है यूपीएस। क्या नाम है? यूपीएस का मतलब है यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम, उसको कहते हैं। समझ आ गई क्या नहीं? उसको यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम भी कहते हैं, उसको यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन पाथवे भी कहते हैं, इसको यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन सिस्टम भी कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि यूबिक्विटिन है क्या चीज? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन इन द सेल जो डैमेजिंग प्रोटीन को हाइपोक्सिया कंडीशन में होल्ड रखकर प्रोटियोसोम को प्रेजेंट करता है ताकि फर्दर डैमेज को लिमिट करें। समझ आ रही क्या नहीं? क्वेश्चन ये है, अब ये एमसीक्यूज कई मर्तबा है, पीएमडीसी में तो नहीं लेकिन असेंबली पेपर में मैंने देखा है, ठीक है ना? कि क्वेश्चन इस तरह है कि एट्रोफी के अंदर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्ले अ की रोल? आंसर इज यूबिक्विटिन। Ubiquitin is a protein which plays key role in atrophy. Which one of the following organelles play key role in atrophy? Proteasome. याद रखना है, इसलिए रीडिंग द स्टेटमेंट एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो लोग आपसे प्रोटीन के बारे में पूछे, आंसर क्या होगा? यूबिक्विटिन होगा। अगर वो लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में पूछेंगे तो फिर प्रोटियोसोम होगा, और अगर वो सिस्टम के बारे में पूछेंगे फिर यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम होगा। समझ आ रही है नहीं? याद रखना है, ये सेल का न्यूक्लियस से जल जाए तो फिर पूरा का पूरा एरिया खराब हो जाएगा, यही प्रॉब्लम है, ठीक है ना? दूसरी बात, अगर जनाब जो है ना एट्रोफी के अंदर एक और सिस्टम, दो चीजें हैं, एक तो एट्रोफी में ये सिस्टम रोल प्ले करेगा, एक को कहते हैं ऑटोफेगी। क्या कहते हैं? व्हाट इज ऑटोफेगी? इसको कहते हैं सेल ईटिंग। सेल का खुद का ना अपने आप को by the help of which enzyme? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनसाइड लाइसोसोम्स, ठीक है ना? सेल के अंदर जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम इज वन ऑफ द ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल। उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, उसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जब सेल स्ट्रेस के जिम्मे आता है ना और इसके अंदर फ्री रेडिकल बनते हैं, तो सेल सोचता है कि अपने लाइसोसोम से वो एंजाइम देता है ताकि उस फ्री रेडिकल को भी खराब करे और खुद भी क्या हो जाए? खत्म हो जाए। मतलब ये कि ये खुद को खत्म करता है ताकि फर्दर डैमेज को क्या करे? खत्म करे। समझ आ रही है नहीं? मतलब लिमिट रखे। एट्रोफी का मतलब ये है कि डिक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, ठीक है ना? एट्रोफी जनाब दो तरह की, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी इन केस ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। ओके, कभी आप लोगों ने सुना है कि वक्त के साथ साथ विद द एज दिमाग छोटा रहता है, एट्रोफी हो जाता है। अल्जाइमर डिजीज नाम सुना है? अल्जाइमर डिजीज इज अ एज रिलेटेड डिजीज जिसमें जो है ना विद द टाइम न्यूरोनल डीजेनरेशन होता है, सो द ब्रेन बिकम एट्रोफाइड। समझ आ रही क्या नहीं? एज के साथ साथ ऐसा डिजीज बताए ब्रेन के अंदर जिसमें भी एट्रोफी होगी, आंसर इज अल्जाइमर डिजीज। वो कौन सा डिजीज है? अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज का मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होता है? डेमेंशिया। डेमेंशिया का मतलब है मेमोरी लॉस। मेमोरी उस बंदे की क्यों लॉस होती है? क्योंकि उसकी न्यूरोनल डीजेनरेशन होता रहता है। वो न्यूरॉन डीजेनरेट होते हैं जो बंदे की मेमोरी रखते हैं। समझ आ रही है क्या नहीं? उसको कहते हैं एज रिलेटेड न्यूरोनल डीजेनरेशन। तो अगर न्यूरॉन वक्त के साथ साथ डीजेनरेट होता रहता है, सो विद द टाइम जो है ना ब्रेन एट्रोफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एट्रोफी हो जाएगा। सीरोसिस ऑफ लीवर में लिवर हाइपरट्रोफाइड होगा या एट्रोफाइड होगा? सीरोसिस ऑफ लीवर एट्रोफी पे जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब छोटा रहेगा सीरोसिस में। तो इस तरह की चीजें जब हम आगे पैथोलॉजी में पढ़ेंगे आप लोग और भी क्लियर होता रहता है। ये चीजें जो बेसिक है ना उस पर थोड़ा सा टाइम में इसलिए लगा तो ताकि आप लोग आगे सिस्टमिक पैथोलॉजी आसान हो जाए। समझ आ गई कि नहीं? तो क्वेश्चन है कि एट्रोफी के अंदर फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल में स्पेशली जो एमसीक्यूज है तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, और ये हर साल इसके अंदर क्योंकि कॉमन है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है ना? अब जनाब जो है ना रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में वो ट्रिक्स याद रखना है, उस साइड पे एट्रोफी होगी और अपोजिट साइड पे हाइपरट्रोफी होगी। दूसरी बात, एट्रोफी के अंदर दो सिस्टम है, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम है और एक ऑटोफेगी है। ऑटोफेगी के अंदर विच ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल? लाइसोसोम, और एंजाइम इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्लियर है? अब हेडिंग दे दे मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया हेडिंग दे दे। A type of cell adaptation। मेटाप्लेजिया, ये लिख लिया है? हाँ। मेटाप्लेजिया, a type of cell adaptation
A type of cell adaptation in which there is changing of one type of epithelium. Metaplasia. क्या लिखते हैं आप? In which there is changing a type of cell adaptation in which there is changing of one type of epithelium into another type. हाँ यार जल्दी जल्दी लिखो, कल तो हम बड़े बड़े सिस्टम जो है करेंगे। A type of cell adaptation in which there is changing of one type epithelium into another type, that is known as metaplasia. Metaplasia के अंदर जो है ना epithelium की प्रॉब्लम है, epithelium का मसला है। कल मैंने आपको बताया था। इधर देखिए, इसका एग्जांपल लेके एग्जांपल जो पेपर में आने वाले हैं, एग्जांपल में लेके जनाब क्लासिकल एग्जांपल इज बैरेट एसोफेगस। एग्जांपल में क्या है? बैरेट एसोफेगस। आप लोग बुक उठाकर भी पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि क्लासिकल एग्जांपल इज बैरेट एसोफेगस। ये बुक की वर्ड है नहीं, वो नहीं है। फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेसिया, अगर कोई आप लोगों से पूछे गिव मी वन ऑफ द एग्जांपल फॉर physiological metaplasia, answer is cervical metaplasia in case of female during puberty. बस याद रखना है, cervix cervical metaplasia। ये cervix जो है ना, cervix ये physiological है, क्योंकि cervix के अंदर जो metaplasia है changing of epithelium, ये puberty से पहले और after change होता है, that is normal। वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन सर्वाइकल कार्सिनोमा जब हम पढ़ेंगे ना उसके अंदर फिर आएगा, ठीक है ना। जो चीजें आगे आती है ना वो मैं छोड़ जाऊंगा, आगे कवर होते रहते हैं, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए। लेकिन देखिए सर्वाइकल मेटाप्लेजिया इन फीमेल इज फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेजिया, क्लियर है? एट पुबर्टी। अब इधर देखिए, ये भी पैथोलॉजिकल है, आंसर इज बैरेट एसोफेगस। पेपर में यही आएगा, यही पेपर में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वेरी इंपोर्टेंट यही होगा कि बैरेट एसोफेगस किस चीज का एग्जांपल है। इसके 4 एमसीक्यूज बनते हैं, मैं बताता हूँ। इधर देखिए जनाब, दिस इज एसोफेगस एंड दिस इज स्टमक। अब इधर देखिए, एसोफेगस जो है ना, एसोफेगस इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, ठीक है ना। इसकी अपर पार्ट में अलग टाइप की एपिथेलियम है और लोअर पार्ट में डिफरेंट टाइप की एपिथेलियम। हम सिर्फ यहाँ से बात करते हैं। लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस में एपिथेलियम को हम स्क्वामस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं। इसका नाम क्या है? स्क्वामस, हाँ, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है ना। लेकिन नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, क्लियर है? नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस। अब इधर देखिए, इसमें जो है ना स्टमक के अंदर एपिथेलियम का नाम क्या है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? ओके, ये सिलिएटेड है कि नॉन सिलिएटेड? नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड फेलोपियन ट्यूब में होता है और ब्रोंकस में होता है, समझ आ गई? ये नॉन सिलिएटेड है, ये म्यूसिन प्रोड्यूसिंग एपिथेलियम है, क्योंकि इसमें म्यूकोजा है, जैसे म्यूकस सीक्रेट होता है, समझ आ गई क्या नहीं? इसका नाम है म्यूसिन प्रोड्यूसिंग नॉन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। इसका पूरा नाम क्या है? म्यूसिन प्रोड्यूसिंग नॉन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। अब देखो पेपर में आप लोगों ने क्या देखना है? स्क्वामस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कोलमनर, ये आना चाहिए। लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस इज लाइंड बाय स्क्वामस एपिथेलियम, स्टमक इज लाइंड बाय कोलमनर एपिथेलियम, क्लियर है? अब इधर देखिए, नॉर्मली एसोफेगस और स्टमक के दरमियान इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? देखो, गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन, या इसको आर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है ना। ये दोनों नाम है, गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन भी कहते हैं, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, आर इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। इस तरह है ना। ये जनाब 3 नाम है यहाँ के, जो भी आप बोले, कार्डियक स्फिंक्टर, ये 3 नाम है यहाँ के एपिथेलियम, मतलब फॉर एग्जांपल स्फिंक्टर के, समझ आ गई ना। अब क्वेश्चन ये है ना, फॉर एग्जांपल
कि नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम और लास्ट में जो स्टमक के अंदर है ना वो क्या है यूसिन प्रोड्यूसिंग नॉन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। अब मसला है ना कि रिगार्डिंग द एपिथेलियल लाइनिंग हर एक एपिथेलियम का मतलब है फॉर एग्जांपल ये कोलमनर है इस तरह और ये जो है ना ये क्या है ये स्क्वामस है। तो स्क्वामस एपिथेलियम का सरफेस एरिया इतना बनता है समझ आ गई कि नहीं और ये करने मतलब कोलमनर का इतना ही बनता है। Which epithelium has more surface area? Columnar epithelium। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना वो एसिडिक मीडिया को अच्छी तरीके से बेयर करेगा। इसलिए एसिड होते हुए भी एक्सिल होते हुए भी स्टमक को कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी एपिथेलियम का सरफेस एरिया क्या है बहुत ज्यादा है। समझ आ रही कि नहीं। अब अगर नॉर्मली वंस द फूड कम जब एक दफा फूड नीचे आ जाए स्टमक के अंदर तो नॉर्मली फूड फिर वापस हो नहीं जाता। जब फूड नहीं जा सकता ये स्फिंक्टर क्लोज रहता है लेकिन इन सम डिजीजेस दिस स्फिंक्टर रिमेन ओपन। दैट इज तो ओपन होने की सूरत में यहाँ पे जो गैस्ट्रिक कंटेंट है ना ये बार-बार ऊपर जा रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड रिफ्लक्स। किसी भी चीज का अंदर आना इज कॉल्ड इनफ्लक्स और किसी चीज का उस एरिया से दोबारा जाना दैट इज कॉल्ड रिफ्लक्स। अब इधर देखो ये रिफ्लक्स का होना ये नॉर्मल है कि डिजीज है और गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन से होता है जिसमें उसका नाम क्या है GERD है। जब GERD कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इधर देखिए गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में पेशेंट को मसला क्या होता है द पेशेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ हार्टबर्न। उसको क्या होता है हार्टबर्न कहते हैं कि कंटे पानी के डकार आते हैं बार-बार ठीक है ना हार्टबर्न उसको होता है क्योंकि वो जितने चीजें खाते हैं तो गैस्ट्रिक कंटेंट जो है ना बार-बार कहां पे ऊपर जाता है एसोफेगस में। तो गैस्ट्रिक कंटेंट का ऊपर जाना एसोफेगस में इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल एबनॉर्मल। तो जब ये एबनॉर्मली वापस जाएगा ना तो यहाँ पे इस एपिथेलियम के लिए एक स्ट्रेस है ये क्या है नॉर्मली तो इस एपिथेलियम को एक्सेल का सामना नहीं करना पड़ता लेकिन अगर एक्सेल वापस जो है ना ऊपर जाए ये एपिथेलियम एक्सेल को बेयर नहीं करेगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है ये कम है। तो अगर ये चाहेगा कि मैं इस एक्सेल का सामना करूं इस स्ट्रेस को टॉलरेट करूं ये अपने आप में ऐसा चेंज लाएगा कि वो सरफेस एरिया क्या करेगा बढ़ाएगा फिर से चेंज होकर किस में चला जाएगा सिंपल कोलमनर में चला जाएगा। तो चेंजिंग ऑफ वन टाइप एपिथेलियम अगर हो जाए अनदर टाइप एपिथेलियम से इस तरह की एडाप्टेशन को हम क्या कहते हैं और एसोफेगस के अंदर चेंजिंग ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम इनटू कोलमनर एपिथेलियम दैट इज नोन एज बैरेट एसोफेगस। तो क्या कहते हैं बैरेट एसोफेगस। तो एमसीक्यूज में आएगा बैरेट एसोफेगस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपरट्रोफी एट्रोफी मेटाप्लेजिया। नेक्स्ट एमसीक्यू सुने बैरेट एसोफेगस के अंदर द चेंज इज कोलमनर टू स्क्वामस स्क्वामस टू क्यूबॉइडल स्क्वामस टू कोलमनर। ये क्वेश्चन आएगा ठीक है ना। ओके एक और क्वेश्चन इसका आंसर क्या है इन बैरेट एसोफेगस which type metaplasia see आंसर में जनाब आप लोगों ने लिखना है इंटेस्टाइनल बस ये गोल्डन ये कोई नहीं ठीक करता ऑप्शन में जो भी हो वो नहीं देखना। अगर बैरेट एसोफेगस पे कोई एमसीक्यूज आ जाए और नीचे ABCD में लिखा है कि इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया आंसर क्या होगा इंटेस्टाइनल। इसका वजह ये है ना कि बैरेट एसोफेगस में जो स्क्वामस एपिथेलियम किस पे रिप्लेस होता है कोलमनर में। वो कोलमनर एपिथेलियम इस तरह बन जाता है ना एग्जैक्टली लुक लाइक द कोलमनर एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन। समझ आ रही है इसका मतलब ये होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जहां पे स्क्वामस एपिथेलियम को हम रिप्लेस करके कोलमनर में ले जाए ना बैरेट एसोफेगस पे तो वो कोलमनर एपिथेलियम बॉडी के किस पार्ट के साथ लुक लाइक दिखता है आंसर इज इंटेस्टाइन। इसलिए बैरेट एसोफेगस के अंदर इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है। समझ आ रही है कि नहीं ये याद रखने पेपर में। नेक्स्ट if Barrett esophagus can't cannot treat अगर इसको हम ट्रीट ना करें what will happen leads to adenocarcinoma। excellent आंसर इज adenocarcinoma यही लिखना है adenocarcinoma। वो आप लोग ऑप्शन देंगे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बेसल सेल कार्सिनोमा इस तरह
अगर बेरेट एसोफेगस ट्रीट ना करे तो फ्यूचर में लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस के अंदर जो कार्सिनोमा होगा उसको क्या कहते हैं, एडिनोकार्सिनोमा। ये नहीं भूलना, ठीक है ना। मैंने ये भी बताया था कि एसोफेगस के अंदर कितने टाइप्स की एपिथेलियम है, दो नॉर्मली। ऊपर 2/3 में अपना एपिथेलियम है, लोअर 1/3 में अपना एपिथेलियम है। ऊपर 2/3 में अगर कैंसर होगा वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। एसोफेगस के ऊपर पार्ट में कार्सिनोमा क्या होता है, स्क्वामस सेल, और लोअर पार्ट में हमेशा एडिनोमा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंसर इन एसोफेगस, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनोकार्सिनोमा। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एपिथेलियम, क्योंकि अपर पार्ट में अपना एपिथेलियम है, लोअर पार्ट में अपना एपिथेलियम है। लेकिन पेपर में यही आएगा कि एक पेशेंट है वो 5-6 साल से रिपीटेडली जो है ना कंप्लेंट करते हैं GERD में, GERD का मतलब रिफ्लक्स डिजीज में। बायोप्सी ले गई बेरेट एसोफेगस के अंदर, उसको अभी जो है ना कैंसर सेल मिले हैं। सो नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यू सस्पेक्ट, आंसर इज एडिनोकार्सिनोमा। बेरेट एसोफेगस की टॉप पे जब भी कार्सिनोमा की पूछा जाए ना, आंसर शुड बी एडिनोकार्सिनोमा। क्लियर है, तो यही आप लोगों ने याद रखना है। तो बेरेट एसोफेगस इज अ ट्रीटेबल कंडीशन, ये ट्रीटेबल है अगर हम इस स्ट्रेस को खत्म करें। अगर हम बाहर से ड्रग ऐसे देंगे ताकि इस पे हम एक्सेल सिक्रीशन काम करें, तो इरिटेशन ना होने की वजह से ये बंदा ठीक हो सकता है। समझा रही कि नहीं। अब देखिए द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ बेरेट एसोफेगस, ये 1-2 दिन की बात है या क्रोनिक रीजन हो जाए, ये मेटाप्लेजिया 1-2 दिन में आएगा या लॉन्ग टर्म में, देखो मोस्ट कॉमन काज ऑफ बेरेट एसोफेगस इज क्रोनिक एक्सियल इरिटेशन या क्रोनिक इरिटेशन ऑफ एक्सियल। क्रोनिक का वर्ड इंपॉर्टेंट है, समझ आ गई कि नहीं। अगर जो गैस्ट्रिक कंटेंट है ना जिसमें एक्सियल है, अगर ये क्रोनिकली लॉन्ग रन तक बार-बार ऊपर जाए तो उस वजह से क्या हो जाएगा, बेरेट एसोफेगस हो जाएगा। उस वजह से फिर स्क्वामस एपिथेलियम किस तरह रिप्लेस हो जाएगा, कोलमनार में। आप लोग किसी के पास, आप लोगों ने राबिया अली का बुक नाम सुना है, राबिया अली एक्सेल में ये चीजें ना पढ़े, ठीक है। पैथोलॉजी जब हम पढ़ेंगे ना, और उस दिन जाकर फिर एक्सेल कोर्स के अंदर पैथो के जितने एमसीक्यू जो पूरे के पूरे साल किए होंगे मैंने, ठीक है ना। आप लोग कोई भी एमसीक्यू बुक ना पढ़ो, आप लोगों के बुक कवर हो जाएंगे। समझ आ गए कि नहीं। जो अब ये एमसीक्यू बता चुका हूं, ये 2-3 राबिया अली से थे, 2-3 एक्सेल हमने बस पढ़ लिया, ठीक है ना। तो ना पढ़े, टाइम वेस्ट ना कर, जो चीज यहाँ बता तो बस आप लोग वो पढ़ें। ये आप लोगों की थ्योरी बुक भी कवर करेगा और एमसीक्यू बुक भी कवर करेगा। समझ आ गई कि नहीं, वेट द टॉपिक। और हम टेस्ट भी लेते रहेंगे तो उसमें वो पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेरेट एसोफेगस एक्यूट इरिटेशन से हो गया, क्रोनिक इरिटेशन से। ओके, मेटाप्लेजिया का एक और एग्जांपल लेके फिर रिमाइंड ना करते। मेटाप्लेजिया का एक और एग्जांपल इज कॉल्ड विटामिन ए डिफिशिएंसी। बस क्या बोलिए, विटामिन ए, which one of the following vitamin deficiency can cause metaplegia? Answer is vitamin A। ये जनाब बायोकेमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बायोकेमिस्ट्री में भी आ सकता है। क्लियर है? यस। ओके, विटामिन ए का मैं 2 पॉइंट बताता हूँ। कंजक्टिवा है ना, कंजक्टिवा, लोअर पार्ट ऑफ द आई, कंजक्टिवा की जो स्क्वामस एपिथेलियम है जो सिंपल, दैट इज मेंटेन बाय विटामिन ए। विटामिन ए इज मेंटेन द कंजक्टिवल एपिथेलियम ऑफ द आई, ठीक है। अगर विटामिन ए ना हुआ तो दिस एपिथेलियम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर टाइप एपिथेलियम, तो मेटाप्लेजिया हो जाएगा ना। अब देखो विटामिन ए नहीं है तो कंजक्टिवा की जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो मेंटेन रहेगा नहीं। जब कंजक्टिवा मेंटेन नहीं रहेगा तो टीयर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो द आई बिकम ड्राई, इट इज कॉल्ड जीरोसिस। तो क्या कहते हैं, जीरोसिस। जब आई ड्राई हो जाएंगे तो उसके ऊपर स्पॉट्स बनेंगे, उसको कहते हैं बाइटोट स्पॉट्स। क्या कहते हैं, बाइटोट स्पॉट्स। उसकी वजह से कोर्निया के अंदर हेजीनेस होगा, उसको कहते हैं केराटोमलेशिया, ठीक है ना। और लास्ट में बंदे को नाइट ऑफ ब्लाइंडनेस रहेगा। समझ आ गई कि नहीं। लेकिन वो भी हम एक स्टेप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। याद रखना है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से आई के अंदर मेटाप्लेजिया हो सकता है। आंसर इज द मेटाप्लेजिया व्हिच इज ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी इन द आई, दैट इज कॉल्ड केराटोमलेशिया। बस ये याद रखना है। अगर कल कोई पूछे व्हाट इज केराटोमलेशिया, इट इज अ टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया इन केस ऑफ आई, विटामिन ए डेफिशिएंसी इनसाइड द आई। बस यही पॉइंट है। चलिए आज वीडियो वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना यार। कैसे 1.5 घंटा तो खत्म हो गया, बढ़िया। हाँ
नहीं यार मैं आज वो मैं तो कल ये खत्म करना था चैप्टर। सर 1 घंटा 25 मिनट होगा। हाँ कल से स्कूल पकड़े। ना ना एडजस्ट कर सकते हो तो मुझे बताया करो। लेकिन इंशाल्लाह मैंने एक ड्रेन मतलब एक सोच रखी ना कि फॉर एग्जाम्पल जनरल पेथोलॉजी में 4 चैप्टर है तो हम इसको विद इन 10 डेज खत्म करना है। ठीक है। स्पेशल पेथोलॉजी के साथ में स्पेशल फार्माकोलॉजी के साथ में पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है। फिजियोलॉजी क्या है कि फिजियो पेन मिल गया। पेथोलॉजी में मैं फिजियो कवर करता रहता हूँ। ठीक है। जो चीजें फिजियो